ये पॉइजनस वीड भी है और बाकी बातें मैं कर चुका हूँ। इसकी जो अग्रेसिविटी है वो इसकी बहुत ज़्यादा है। इसका सीड प्रोडक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी फर्टिलिटी रेट, एक सीड से एक पौधा बनने से 15,000 पौधे बन सकते हैं। और जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे तूल और अर्ज़ में फैली हुई है, हमारे पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक, और आप कह लें जनाब जो हमारे सब ह्यूमिड एरियाज़ हैं वहाँ से लेके एरिड एरियाज़ तक। तो इसकी एडाप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसके जो जनरल इफ़ेक्ट्स हैं वो ह्यूमन्स में भी हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं। ये ब्रोंकाइटिस करती है, इसके एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, आपके फेफड़ों में जो हवा की नालियाँ वो तंग हो जाती हैं, पेन होती है। डर्माटाइटिस, आपकी स्किन के प्रॉब्लम हो जाते हैं। एस्थमा भी होता है और हे फीवर, जिसको ये पोलन एलर्जी कहते हैं, ये हे फीवर भी इसको कहते हैं। और अल्टीमेटली फिर इंसानों में फिर डिप्रेशन भी आती है। एनिमल्स में ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्किन प्रॉब्लम्स, क्योंकि एनिमल्स इनको खाते हैं तो उनके मुंह पे, उनके होंठों पे जो ब्लेमिशेस और स्कार्स और जो इरप्शंस होती हैं वो। एलोपीसिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सर के ये दरमियान में कुछ बाल गायब हो जाते हैं, कुछ जगह ये सर के बालों की ख़त्म हो जाती है, ये जगह गंजी हो जाती है। तो ये इसके एक्सपोजर की वजह से होती है, लेकिन इंसानों में भी है। लेकिन ये एनिमल्स में अगर आपको कोई उनके बाल किसी जगह पे नज़र ना आए और वो उस एरिया में पार्थीनियम हो तो ये उसकी वजह से हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली। और बाकी जिस तरह सर कह रहे थे स्किन प्रॉब्लम भी हैं, मीट और इनके मिल्क में भी इनके इम्पैक्ट्स आते हैं। सॉरी, सॉइल साइंटिस्ट के लिए कि जी ये हमारे सॉइल के अंदर जो लेग्यूमिनस प्लांट्स मौजूद हैं उनकी नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी को भी हैम्पर करती है। सॉइल साइंस के दोस्त बैठे हुए हैं तो ये उनके लिए भी इसके ऊपर फ्रूट फॉर थॉट्स हैं। और फिर डेफिनेटली इसको हमें कंट्रोल करना है। इसके लिए फ़िज़िकल कंट्रोल को भी हम देखते हैं, केमिकल कंट्रोल ज़्यादा प्रेवलेंट है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि केमिकल कंट्रोल की अगर हम बात करें, आगे भी बात करूँगा, कि ये कोई ऐसी वीड नहीं है जिसको हमें कंट्रोल ना कर सकें। ये कंट्रोल हो जाती है प्रोवाइडेड कि आप इसको अर्ली स्टेज पे कंट्रोल करें। और एलियोपैथिक कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल के हवाले से भी चीज़ें हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में इंसेक्ट्स हैं, डॉक्टर अंसर नेमुल साहब इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो आगे चलते ये थोड़े से आपको हाथों के ऊपर ऐसे छाले से नज़र आ रहे हैं, स्कार्स नज़र आ रहे हैं, वाटरी स्कार्स और ये वोन्स नज़र आ रहे हैं। ये एक्सपोजर है पार्थीनियम। और अगर हम इसकी इकोलॉजी की बात करें तो एक साल में ये एक समर पेरिनियल है, लेकिन समर सीज़न में, रेनी सीज़न में ज़्यादा अग्रेसिव होती है। और ये जो आजकल का हमारा सीज़न है, जो मॉनसून का सीज़न है, इसमें हमें इस पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सीज़न में इसकी सीड प्रोडक्शन और इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और सीड के थ्रू ये ज़्यादा फैलता है। इसकी फ्लावरिंग, पौधा जब निकलता है ज़मीन से तो 30 डेज़ के अंदर इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। और जब फ्लावरिंग शुरू होती है तो उसके बाद अगले 1 महीने के अंदर ये अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है। इस वजह से इसमें एडाप्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। डॉर्मेंसी मैंने आपको पहले बताया और इसकी वायबिलिटी भी बता चुका हूँ। फोटोपीरियडिज्म के हवाले से ये इनसेंसिटिव है, ये डे न्यूट्रल है, तो लिहाजा इसके फ्लशेज आपको डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर मिलते रहते हैं। तो ये और भी एक परेशानी की बात है। और यील्ड में जो इसके लॉसेज हैं, दुनिया में इस पर काम हुआ है तो 40% तक यील्ड रिडक्शन भी इसमें नोट की गई है। मैनेजमेंट के हवाले से बाकी चीज़ें तो हम देखेंगे। जो केमिकल्स हैं उनमें ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल और ग्रामेक्सोन का डबल नॉकडाउन ट्रीटमेंट के ज़रिए इसका कंट्रोल किया जाता है। क्रॉप्स के अंदर आप एट्राजीन, एमिट्राइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें अगर आप डोज बढ़ाएंगे, ये भी डॉक्यूमेंटेड है कि डोज बढ़ाने से इसको आप बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमें उसके जो बाकी इम्पैक्ट्स हैं, जो रेजिस्टेंस वाले इश्यूज़ हैं, उनको भी ध्यान में रखना होगा और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को भी ध्यान में रखना होगा। प्लोइंग भी हम करते हैं तो उससे भी कंट्रोल हो सकती है, लेकिन बर्निंग भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को ज़रूर ध्यान में रखना होगा।
और हैंड वीडिंग अर्ली स्टेज पे अगर आप कर लें और इसके सीड ना बनने दें तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और एक और हमारी जो लर्निंग है कि हम इसको पिछले 5-6 सालों से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने इसको बढ़ने नहीं दिया, लेकिन कंट्रोल करने के बावजूद, मैनेज करने के बावजूद ये हमसे टोटली ख़त्म नहीं हुई। और ना ही हमारा ये मकसद है कि टोटली ख़त्म करें, क्योंकि ये एक इकोलॉजिकल फिनोमिना है और हम इसको टोटली ख़त्म कर भी नहीं सकते और ये डिज़ायरेबल और इकोनॉमिकल भी नहीं। तो ये नॉन क्रॉप्ड एरियाज़ में, वेस्ट लैंड में, रोड साइड पे, वाटर चैनल्स पे ये हर्बिसाइड्स पैंडी है या एट्राजीन है, इनके साथ मिक्स करके भी आप ग्लाइफोसेट और पैराक्वाट, ग्रामाजोन अप्लाई कर सकते हैं। क्रॉप एरियाज़ में या ऑर्चर्ड्स में आप ये काफ़ी ज़्यादा फैल गई। हॉर्टिकल्चर के दोस्त बैठे हुए हैं तो उनमें आप ये एमिट्राइन या एट्राजीन का मिक्सचर स्प्रे करें अर्ली स्टेज पे, या फिर आप पैंडी या एट्राजीन का स्प्रे करें तो इससे ये इफेक्टिव कंट्रोल देता है। अगर आपके पास और कुछ भी नहीं है तो आप 5% कॉमन साल्ट, जो सोडियम क्लोराइड है, आम नमक है, उसका सोल्यूशन बना के भी स्प्रे कर लें, उससे भी आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हमें आगे क्या करना है, जिस तरह मैंने कुछ कहा कि एक तो ये हमें आजकल का जो सीज़न है इसमें हमें इसको ज़रूर जहन में रखना है, क्योंकि ये मॉनसून के सीज़न में इसका स्प्रेड बहुत तेज़ से हो रहा है, इसकी सीड प्रोडक्शन बहुत तेज़ हो रही है, तो हमें उसको रोकना है और उसकी सीड प्रोडक्शन को नहीं होने देना। फिर हमें इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट के ऊपर डॉक्टर अमार साहब बात करेंगे, उनको देखना होगा। किसी एक मेथड पे रिलाई करना इन द लॉन्ग रन कोई अच्छी बात नहीं है, तो हमें अपने सारे टूल किट में से सारे टूल्स को यूज़ करना। और फिर हम जिस लेवल पे हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, ऑफिस में हैं, फार्मर लेवल पे हैं, कम्युनिटी में हैं, गांव में हैं, तो एक स्पेशल विजिलेंस स्क्वाड हमें होना चाहिए जिनकी एक ड्यूटी हो कि वो इन पर नज़र रखें। इस तरह गाजर बूटी है या कोई और इस तरह का इन्वेसिव पौधा है, पब्लिक अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ फार्मर्स के लिए नहीं है बल्कि नॉन क्रॉप एरिया से क्रॉप एरिया में आ रही है। तो हमारी जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं, उनको प्लस हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनको भी चैनलाइज करने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया में स्टडीज़ हुई और उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट से जो शिपमेंट सिस्टम था उनको फिर जहाँ पे वो वाश होती हैं, जहाँ पे वो सर्विस स्टेशन होते हैं, वहाँ पे जब उनको वाश किया गया और वहाँ से वो सैंपल लिए गए तो उसमें गाजर बूटी के सीड मौजूद थे। तो इट इज़ एविडेंट कि ये हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू फैल रही है, तो यकीनन ये हमारे यहाँ भी ऐसी ही सूरत हाल होगी। तो लिहाजा हमारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हजरात हैं उनको भी इसके बारे में सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, और पब्लिसिटी इसके बारे में, प्रिवेंशन और इसकी बाकी जो कंट्रोल मैनेजमेंट है उसको लोगों को बताने की ज़रूरत है। प्रिवेंशन हमेशा इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। और अर्ली डिटेक्शन, इस तरह मैंने आपको ग्राफ बताया था, शुरू में अगर आप कंट्रोल कर लेंगे डिटेक्ट करने के बाद तो आप इजीली अफोर्डेबल वे में मैनेज भी कर पाएंगे। इसमें आलमी और मुल्की ताउन भी बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि ये कुछ ऐसे हमारे दुश्मन हैं जो क्रॉस बाउंड्री है। इसमें ये नहीं है कि जो गाजर बूटी इंडिया में है तो वो हमेशा वहीं रहेगी, बल्कि वहाँ से भी आ रही है, किसी और कंट्री से किसी और कंट्री भी जा सकती है। तो इसमें मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है, जो हमारे कॉमन एनिमीज़ हैं। कानून साजी इसके ऊपर करने की ज़रूरत है। यूसी डेविस में मैं था, वहाँ पे अल्फ़ा के अंदर डॉडर वीड जो है वो अगर किसी खेत में आपको नज़र आ जाए तो वहाँ पे उसको सर्टिफाई करने वाले उसको रिजेक्ट करके चले जाते हैं, और उनको सीड सेल करने के लिए वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है। और अगर उस सर्टिफिकेट के ऊपर वो स्टैंप लगी है कि रिजेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन डॉडर वीड, आकाश बेल की एक पौधा मौजूद है, तो वो रिजेक्ट हो जाता है, वो कोई नहीं लेता। तो इस तरह की ये चीज़ें हमें भी अप्लाई करनी पड़ेगी इन द लॉन्ग रन, अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम भी वायबल और सस्टेनेबल। और ऑफ कोर्स ये एक ऐसी वीड है जिस पे ओवरऑल रिसर्च बहुत कम है। जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि इसके डेफिनेटली इसके बेनिफिशियल इम्पैक्ट्स भी हैं, कुछ रिपोर्टेड भी हैं, लेकिन उसको मज़ीद एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, ह्यूमन इकोसिस्टम, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इनके सारे एस्पेक्ट्स को देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको काफ़ी टाइम लिया एक आखिरी मैसेज के साथ कि अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, ये एक ओवरऑल फ़िलासफ़ी के तहत बात कर रहा हूँ
कि हमारे कोई भी ऐसे एनिमीज़ होते हैं जिनको हम देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं, तो आंखें बंद कर देने से बिल्ली हमला करती है कबूतर के ऊपर। कबूतर समझता है कि बिल्ली नहीं आ रही, आंखें मूंद ली हैं, बिल्ली चली गई है, लेकिन बिल्ली ने आना होता है, उसने झपटा मारना होता है, उसने मार डालना होता है। तो लिहाजा ये एक मैसेज है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। ना हो ख्याल आप, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुल्तमिस हूँ डॉक्टर अमार मतलूब साहब से, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी, कि वो आएँ और इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट ऑफ पार्थेनियम के ऊपर रोशनी डालें। जनाब डॉक्टर अमार मतलूब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर महफिल, आप लोगों की तवज्जो दरकार होगी। गाजर बूटी के हवाले से आज गुफ्तगू को मैं आगे बढ़ाऊँगा। तो पाकिस्तानी तनाज़र से स्टार्ट लेते हैं। ये एक आम किसान जिसको आप स्मॉल लैंड होल्डर या छोटा किसान कहते हैं, वो यहाँ पे अपना जो रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी उनको सरअंजाम देने के लिए जा रहा है। उसके दोनों साइड्स पे आपको जो कुछ नज़र आ रहा है वो रातों रात नहीं हुआ, और ये यही काट के लाएगा, यही इसके जानवर खाएंगे, और ये एक विशियस साइकिल जो है जो चलेगा। पार्थेनियम यहाँ पे उसकी बात चल रही थी। तो यहाँ पे आपको जो रेड डॉट्स या सर्कल या पूरा जो रेड आ रहा है एरिया, ये वो जगह है जहाँ पे पार्थेनियम की इन्वेजन है, और जो ग्रीन स्पॉट्स हैं वो उसका जो एंडेमिक रीजन है, उसकी नेटिव रीजन है, वो यहाँ पे आपको नज़र आएगी। ये पाकिस्तान का मैप है। यहाँ पे जहाँ पे आपको रेड और ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें इसकी इन्वेजन काफ़ी ज़्यादा है। और ये ना सिर्फ कैपिटल टेरिटरी, बल्कि आप कह लें कि हमारा जो अपर पंजाब है वहाँ पे इसकी काफ़ी डोमिनेंस है। मुल्तान में अगर हम जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे जो प्रीवियस हमारा सर्वे है, तो वहाँ पे इसकी काफ़ी आप कह लें कि लो डेंसिटी रिकॉर्ड हुई है। जब मैं लो का वर्ल्ड कहूँगा तो वहाँ पे है कि इसके 1 to 2 मीटर प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स पर मीटर जो हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं, एज़ कम्पेयर टू हाई जहाँ पे मोर देन 4 प्लांट्स जो हैं पर स्क्वायर मीटर वहाँ पे पाए गए। क्लाइमेट चेंज जो है वो तकरीबन हर इंसेक्ट पे इस पर असरअंदाज होगा। तो ख़ासकर जो पार्थेनियम है उसकी भी मॉडलिंग जो है वो रिसेंटली की गई है, और क्लाइमेक्स मॉडल जो है उसको यूज़ किया गया है, जो गेस कर रहा है कि इसकी जो फ्यूचर इन्फेस्टेशन है, जो हमारा प्रेडिक्टेड लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें ये फर्दर और इसकी जो रेंज है वो एक्सटेंड होगी टूवर्ड्स इंटीरियर सिंध तक। करंटली ये साउथ पंजाब में बहुत कम है, लेकिन अभी ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, कैपिटल टेरिटरी है और अपर पंजाब, वहाँ पे इसकी डोमिनेंस है। और अगर हम अपना जो हमारा इरिगेशन नेटवर्क है जिसका हम प्राइड भी लेते हैं, अगर हम उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं इसमें, तो मॉडल स्केच कर रहा है कि विद द इरिगेशन वाटर फ्लो इसकी इन्फेस्टेशन जो है दैट विल बी मोर देन स्वेयर इन ईयर्स टू कम। तो दैट इज़ एन अलार्मिंग प्रोजेक्शन। हमारा जो हमारा जो फॉडर है दैट इज़ सेल्डम वीड फ्री, और उसमें पार्थेनियम जो है ख़ासकर। अब यहाँ पे आपको तकरीबन 3.5 से 4 लाख मालियत के जानवर भी नज़र आ रहे हैं, और 2 वो किसान नज़र आ रहे हैं जिनकी उम्रें गुजर चुकी हैं काश्तकारी में, लेकिन स्टिल देयर एनिमल्स आर ग्रेजिंग वेरी नियर टू द पार्थेनियम वीड। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ पे हाई रेनफॉल है, तो वहाँ पे आपको जो रोड्स हैं, जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, उसमें इसकी बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन जो है ये रोड साइड पे आपको ये नज़र आएगी। और पार्थेनियम चीख के बताएगी कि मैं आ चुकी हूँ, मैंने भांग को रिप्लेस कर लिया है और अब कैपिटल सिटी जो है वो मेरा है। उसके बाद अगर हम वहाँ से नीचे की तरफ आएँ, ख़ासकर जो हमारा फ्लावर की हमारी मेन मार्केट है तोकी वाली साइड, तो वहाँ पे आपको पार्थेनियम जो है यहाँ पे आपको ये नज़र आएगी कि ये फ्लावर के जो बूके वगैरह हैं उनमें काफ़ी इसका यूज़ है। अब काफ़ी हद तक अवेयरनेस जो है वो आई है, लोग कुछ घटे हैं लेकिन अभी भी इसको वो यूज़ करते हैं। एक तो इसका फ्लावर जो है वो बड़ा 5 उसके कार्नर्स हैं, दूसरा इसका जो लोब लीव है जिसके अंदर लोब्स बने हुए हैं, उसकी वजह से वो लोग उसको यूज़ करते हैं। हत्ता कि जो हमारी ब्राइड की जो सेज वगैरह है उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा वो है। हत्ता कि अच्छा ये सेज जो है जिस दिन शादी है उस दिन भी है, जिस दिन वलीमा है उस दिन भी उसके उसमें है। तो उसके बाद जो आपकी सिचुएशन आएगी तो वो कहेगी मैं जिस दिन पहले दिन ब्याह किया इसी ना मैं उधर ही बीमार हो गई सी ਤੁਹਾਡੇ घर आके।
तो उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो इसका भी आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सारी उम्र के आप उससे बचें तो बेहतर है किसमें। उसके अलावा ये वहीं पे आती है जहाँ पे इसको आने दिया जाता है। अगर किसी ने प्लाट लिया हुआ है और वो वहाँ को फ़िलहाल छोड़ा हुआ है कि जब बच्चे जवान होंगे बनाएंगे तो वहाँ पे पार्थेनियम आएगी। जो गैर काश्ता इलाके हैं वहाँ पे ये आएगी। अगर इसकी पहचान पे हम जाएं तो ग्रेश ग्रीन से लेके हल्का जो सब्ज़ कलर है उस कलर में इसके लीव्स होंगे, ठीक है। इसको गाजर बूटी कहते हैं कि इनिशियल स्टेज पे इसका जो रोजीड किस्म के इसके लीव्स हैं वो आप कह लें कि कैरेट के प्लांट से रिजेंबल करते हैं इसमें। तो काफ़ी हद तक इसकी जो है लिटरेचर मैंने देखा तो उसमें जो इस पे फिगर पे हम एग्री हुए हैं लाख तक का भी फिगर है, लेकिन 25 से 30,000 जो है एक एम्बिएंट कंडीशन में प्लांट जो है वो रूटीनली जो प्रोड्यूस कर रहा है वो 30,000 के करीब बीज हैं ये इसके। अब आप देखेंगे कि कुछ सीड नियर टू मैच्योरिटी और कुछ जो है वो अभी मज़ीद पकने के मराहिल में हैं। इसके असरात नुकसानात का अगर हम जायज़ा लें इसमें तो ये इन्वेजिव एलियन वीड तो है ही है और ये हाईली एलिलोपैथिक है। ये केमिकल कंपाउंड पार्थेनिन जो है वो एक्सक्रीट करती है राइजोस्फीयर में, जो दीगर जो वीड स्पीशीज़ हैं या और कोई चीज़ें हैं उनको डिके करता है। वो सीड जो हैं वो एलिलोकेमिकल्स की वजह से डिके हो जाते हैं, यानी कि वो अपनी वायबिलिटी भी लूज़ कर देंगे और उन स्पीशीज़ के इमरजेंस के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। ये झाड़ी नुमा पौधा है जो अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो 4 से 5 फुट तक अपना कद जो है वो बढ़ा सकता है। और इसका जो सबसे यूनिक फीचर है कि ये थ्रू आउट द ईयर जो है ये ग्रो हो सकता है। कुछ महीने ऐसे हैं सिर्फ जिनमें ये नहीं होगा, तो उनकी तरफ मैं आता हूँ। इसका जो एक अहम इकोसिस्टम लेवल पे हम जब देखेंगे तो जो नबाताती तनू है जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं या लाइफ फार्म्स जो हैं ये उनको रिप्लेस कर सकती है। जो नेटिव वेजिटेशन है उसको रिप्लेस कर सकती है, जो पास्चर्स हैं उसके अंदर आके जो मकामी वहाँ पे घास होंगी उनको, तो फिर जो लाइफ स्टॉक का फॉडर वगैरह है उसमें हमें इश्यूज जो हैं वो आ भी सकते हैं और आ भी रहे हैं। खुरम साहब ने बात की थी जो डर्माटाइटिस है, एक्जिमा वगैरह है, ये वो काज करती है इंसानी जिल्द पे। उसके अलावा आप कह लें कि ऐसे एनिमल्स जिनमें फॉडर के अंदर मिस्टेकनली अगर इसको उन्होंने कंज्यूम किया तो जानवर के नाक में और जो मुंह है उस पर छाले बन जाते हैं और उसका जो गोश्त है और दूध है उससे एक नागवार किस्म की आप कह लेंगे स्मेल भी आती है और उसका बड़ा पंजन किस्म का जो है वो जायका जो है वो दूध का वो आता है, उसमें स्मेल भी है। एक और चीज़ हम सब लोग जो ज़राअत से वाबस्ता हैं वो जानते हैं कि जो जड़ी बूटियाँ हैं वो हशरात की भी अमाजगा हैं, तो इस पर पार्थेनियम जो है इस पर मिलीबग भी आता है अंडर फील्ड कंडीशन, और ख़ासकर उन खेतों में जहाँ पे कपास और गन्ना वगैरह नियर वहाँ पे हो। मकई में ये बहुत बड़ा मसला बन रहा है, ख़ासकर हमारा जो सेंट्रल पंजाब का रीजन है वहाँ पे। अच्छा, अब इसकी जो ज़मीनी और मौसमियाती ज़रूरियात है उसमें अगर हम बात करेंगे हमेशा गैर काश्ता मकामात पे आएगी। लेस स्टिल्ड साइल जो हैं, जहाँ पे निगलेक्टेड एरियाज़ हैं नॉन क्रॉप लैंड वहाँ पे, या जो एब्सेंटी लैंड लॉर्ड्स हैं जिन्होंने रकबा लेके आगे मज़ारिन के हवाले किया हुआ है, तो उन खेतों पे वहाँ पे इसका इशू जो है वो ज़्यादा आएगा। मेजर इसकी जो ग्रोथ है वो मौसम खरीफ में है। दिसंबर और जनवरी के अलावा ये पूरा साल इसका उगाव जो है वो पॉसिबल है। जो एक्सट्रीम कोल्ड मंथ्स हैं उसमें इसकी जर्मिनेशन नहीं होती, अदरवाइज़ जो मार्च से नवंबर है ये बड़ी लग्जोरियस इसकी ग्रोथ जो है वो होती है। और अब इसका पीक फ्लावरिंग पीरियड जो है हमारा मानसून में चल रहा है। जो सीड्स हैं इसके तकरीबन आप कह लें कि परसिस्टेंस जो है इसका टेस्ट जो है मोर देन 70% जो इसके सीड हैं, अगर वो 5 सेंटीमीटर डेप्थ तक यानी कि 2 इंच तक हम उनको लेके जाएं तो वो तकरीबन 2 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जो सीड सरफेस पे मौजूद है उसका जो सर्वाइवल है वो तकरीबन 6 मंथ तक है, फिर वो डेसिकेट हो जाता है अगर उसको कंडीशन फेवरेबल मैसर नहीं आती। तो वक्त करता है परवरिश बरसों, पार्थेनियम का पौधा यूं ही बड़ा नहीं होता। तो अगर यहाँ तक कोई चीज़ आई है तो इसका मतलब है कि एक चीज़ की कमी रही है और वो है फूड मैन्योरिंग। पार्थेनियम या किसी भी जड़ी बूटी का जो सबसे इफेक्टिव कंट्रोल मेजर है वो फूड मैन्योरिंग है। आप खेत में जाएं और देखें कि वहाँ पे क्या है। अदर जो टूल्स हैं चाहे वो मैकेनिकल है, केमिकल है, नॉन केमिकल है, बायोलॉजिकल, वो सब बाद में आएंगे। पहले आप जाके मौका वारदात पे मुलाहिजा करें कि मुजरम है कौन, तो फिर आपको बेहतर आइडिया होगा कि आपने दफ़ा कौन सी लगानी है उस पर। हयातियाती तदारक की बात करेंगे, उसमें भट्ट साहब भी बैठे हैं, ये भी कुछ ऐड करेंगे। तो उसमें हमारे पास 2
जो मेजर इंसेक्ट जिन पे इस वक्त कैबी भी काम कर रहा है, एक तो ज़ाइगोग्रामा बाइकलरेटा है, दूसरा ये बीटल है और एक वीवल भी है जो स्टेम बोरिंग वीवल है उसकी। उसके अलावा माथ वगैरह भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बड़े सिलेक्टिवली फीडिंग हैबिट्स हैं इनकी। ये कुछ स्टेम की बोरिंग कर रहे हैं, कुछ फोलिएज पे फीड कर रहे हैं, हत्ता कि जो फंगस है प्यूसिनिया वो भी लीव्स की इन्फेक्शन काज कर रही है। लेकिन जो फ्लावर्स हैं और जो सीड हैं जो डिस्पर्सल में इन्वॉल्व हैं, जहाँ से फर्दर लाइफ साइकिल स्टार्ट हो रहा है, उन पे इनका कम अटैक आता है बार। तो वहाँ से जो है वो हमें कोई खातर ख्वाह कंट्रोल बार नहीं मिलता। दूसरा फील्ड में इनकी जो रिलीज़ है उसके अदर जो इकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो बाद दफ़ा जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड होगा, यहाँ पे आपको गुआवा का अर्जेंट नज़र आ रहा है, अब वो जाके जब वो सब कुछ कर चुकी है तब वो जाके बैठे हैं और तब वो उसके उखाड़ने का अमल जारी हो सारी है अब। लेकिन अब जो है, अब अमरूद के साथ साथ पार्थेनियम यहाँ पे किसी न किसी हाल में रहेगी, हम उसको कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते और ये बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा, तकरीबन 5 से 7 साल का, कि हम उसको दोबारा उसकी असल हालत में लाया जाए। अब यहाँ पे मैंने डू और डू नॉट्स रखे हैं, अब आप खुद फैसला कीजिएगा कि इसमें से डू कौन सा है, डू नॉट कौन सा है। यहाँ पे इन्होंने ग्लव वगैरह पहने हुए, काफ़ी हद तक बेहतर काम है। लेकिन ये जो काम है कि अगर पार्थेनियम को उखाड़ लिया जाए और फिर एक बंदा दूसरे के सर पे रख दे, ये डू नॉट्स में आएगा दोबारा, क्योंकि ये एलर्जन है, ये नुकसान देगा। और दोबारा जब ये इसको मूव करेंगे तो स्टिल चांसेस आर देयर कि ये फर्दर स्प्रेड होगी, इसका सीड कहीं ना कहीं झड़ के डिस्पर्स होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। लाइकवाइज जो ये मल्चिंग कर देते हैं इसको कलेक्ट करके, अगर जिसने सीड प्रोड्यूस नहीं किया हुआ तो इसको दबाया जाएगा, अगर इसने सीड प्रोड्यूस कर दिया फिर इसको जलाया जाएगा। अगर आप इसको यूनिफॉर्मली इस तरह सीड में स्प्रेड करेंगे तो इस पर जब एनिमल आएंगे या रेनफॉल आएगी तो इसमें जो है वो सीड जो है वो प्लांट से सेपरेट होके डिस्पर्स होके तो वो फर्दर जो है वो इन्फेस्टेशन का बायस जो है वो बनेगा। ये जो चीज़ है कि जिस तरह वो मार्कोर की ट्रॉफी उन्होंने शो करवाते हैं हंटर्स, तो अगर इन्होंने कंट्रोल कर लिया, इसको उखाड़ दिया, तो फिर इसको इस तरह हाथ में पकड़ के दिखाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो किसी रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों ना हो। तो जो केमिकल कंट्रोल है उसमें डिफरेंट जो मेथड्स हैं वो एलैबोरेट खुरम साहब ने भी किए हैं। उसमें जो सबसे कॉमन चीज़ है कि अगर आपकी ये 2 हफ्ते तक की है तो आप 1% ग्रामक्सोन या पैराक्वाट का सोल्यूशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर ये 2 वीक से ज़्यादा हो चुकी है, 20 दिन से ज़्यादा है, तो फिर आप उसको 2% पे लेके जाएंगे। और उसमें एक और चीज़ है कि जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो उसमें वही एहतियाती तदाबीर शामिल होंगी जो हम किसी भी क्रॉप के लिए हम सजेस्ट करते हैं। एक और चीज़ जो नॉन केमिकल कंट्रोल है वो भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये हमारी लास्ट ईयर की परमानेंट बेड पे हमने कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ खब्बल ग्रास है जो हमारे लॉन से मूव होती है। तो उसमें आप देखेंगे कि कंट्रोल में जो हमारा लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर है वहाँ पे आपको लैली की सूरत नज़र आएगी, और जहाँ पे ये हमारे पास पिक्स हैं इस सेंटर में, जहाँ पे इसकी 1 सेंटीमीटर थिक लेयर है, तो वहाँ पे भी काफ़ी कंट्रोल जो है वो आया इसका। तो मरबूत तरीका इंसदाद उसमें वो तमाम चीज़ें बॉडी से स्टार्ट होके फसल की बाकियाती मैनेजमेंट, हर चीज़ वो अपना रोल प्ले करेगी, लेकिन एहतियात जो है वो बार कैफ लाजम है। और ये अभी कोई क्रॉप लैंड की मेजर वीड नहीं है, जिस तरह हमारी डिफरेंट क्रॉप्स हैं उसमें मेजर वीड्स हैं। अब इसका वो तशख़्ख़ुस वो स्टेटस अभी नहीं आया, तो अल्लाह करे वो आए भी ना। तो अगर इक्का दुक्का पौधा भी अगर आपको इसका नज़र आता है तो इसको इन्वेसिव जान के, इसको फ्यूचर का मुस्तकबिल का ख़तरा जान के उसको वहीं पे तलफ कर दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में ये हमारे खेतों के अंदर ना आए। खेतों से बाहर जो है वो हम इससे लड़ सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे टूल हैं। ये कुछ पब्लिकेशंस हैं इस पर हमारी, जिसमें पार्थेनियम का जहरीले जो इफेक्ट हैं उनको शो करवाया गया। इसके अलावा BBC वालों ने जो है इस पर एक आर्टिकल भी पार्थेनियम पे भी है आमना मुफ्त का। उसके अलावा आप इसका जो उर्दू में मज़ीद इंफॉर्मेशन है, कैबी का काफ़ी अच्छा काम है इस पर, तो आप इस लिंक को भी विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा तो आप लोगों की समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर कोई क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं भट्टी साहब जो हैं डॉक्टर अंसर नईमुल्लाह ये भी कैबी के साथ मुंसलिक रहे हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आके खासकर जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है थ्रू इंसेक्ट्स उस पर हमें थोड़ी सी ब्रीफिंग दें। डॉक्टर अंसर नईमुल्लाह साहब। थैंक यू डॉक्टर अमर साहब। तनवीर साहब भी हॉर्टिकल्चर के, तो बोगनवेलिया ये भी एलियन स्पीसी है, ये हवाई से आई है। हवाई में एक गांव का नाम है बोगनविले, वहाँ की है, लेकिन ये इन्वेजिव नहीं है क्योंकि खुद नहीं फैलती। हमने नहीं देखा इसको खुद फैलते हुए।
हम लगाते हैं, इसको पानी देते हैं, इसकी शाख तराशी करते हैं, इसकी केयर करते हैं, फिर ये चलती है। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन तोते जिनको हम बजरीगर कहते हैं, छोटे छोटे, ये भी एलियन है, ऑस्ट्रेलिया से आए। आपने अगर उसको नेशनल ज्योग्राफिक में देखा होगा, वहाँ ये डारों की शक्ल में उड़ते हैं, जैसे हमारे आजकल कबूतर उड़ते हैं, ये वाले जंगली। एलियन है, इन्वेजर नहीं है, क्योंकि हमने नहीं देखा इसको अपने इकोसिस्टम में। आपने नहीं, कोई आपको बजरीगर या लव बर्ड नज़र नहीं आए होंगे। तो कुछ स्पीसीज़ होती हैं जो इन्वेजरनेस की तरफ आ जाती हैं, उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं कि वो खुद ब खुद फैलना शुरू हो जाती हैं। उसमें से यही गाजर बूटी। और फिर ये इसके बहुत सारे नुकसान हमारे माहिरीन बता गए, इकोसिस्टम को ख़राब कर दिया। जैसे भंग को उन्होंने रिप्लेस कर दिया इसने 2007 में या इसके आसपास रिसर्च हम लोग कर रहे थे मस्कीटो पे, तो आमदरफ्त थी पंजाब में सारे टोबे से साउथ की तरफ नहीं नज़र आती थी। लेकिन पिछले सालों में डॉक्टर शक्कर साहब बैठे, उनकी मेहरबानी, हमें बहुत से ट्रेनिंग्स पे भेजते रहते हैं, तो इनके तवज्जो से हम कैबी में के साथ में इन्वॉल्व रहा। तो अब हमें जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है उसके हिसाब से पूरा पाकिस्तान में फैल चुकी है। वो साउथ पंजाब में या सिंध की तरफ इसका प्रेशर या मैग्नीट्यूड कम है, नॉर्थ में इवन गिलगित में भी रिपोर्ट हो चुकी है और बलूचिस्तान में भी हो चुकी है। और जैसे डॉक्टर मार भी बता रहे थे कि खेतों में अनअटेंडेड जगहों पे इसका प्रेशर ज़्यादा होता है। खेतों में तो हमारा काश्तकार कंट्रोल भी कर लेगा, लेकिन खाली प्लाट्स हैं, या सबसे बड़ा थ्रेट हमें ग्रेजिंग लैंड्स को है, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में, कि उनके पास क्रॉप्स की निस्बत ग्रेजिंग लैंड ज़्यादा है, एनिमल ज़्यादा है। या इवन अगर हमारे इधर, मुझे इसका पता नहीं, हमारे चोलिस्तान में शायद ये अभी नहीं पहुंची, अगर वहाँ भी पहुंच गई तो वहाँ भी ग्रेजिंग लैंड्स हैं, वहाँ भी मगर मवेशी हैं, और ये बड़ी तेज़ी से रिप्लेस कर देती है नेटिव जो वीड्स हैं या प्लस स्पीसीज़ हैं उनको। और जैसे आप बता रहे हैं, इसको कोई एनिमल्स खाते भी नहीं हैं, तो इसलिए ये लम्हा फिक्री है। फार्मर अपने खेतों में तो ये केमिकल कंट्रोल से कंट्रोल कर लेगा, केमिकल मेथड से, लेकिन ग्रेजिंग लैंड में कौन करेगा? उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ बायो कंट्रोल की तरफ आया जाए। बायो कंट्रोल में कैबी ने काफ़ी काम किया, वो कुछ 8-10 सालों से पीछे लगे हुए थे। जैसे डॉक्टर मार ने बताया कि ज़ाइगोग्रामा बाइकलर का एक बीटल था, वो उसका नेटिव। आमतौर पे बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, उसमें यही किया जाता है कि जो नेटिव रेंज के इसके एनिमीज़ होते हैं किसी भी स्पीसीज़ के, वो मंगवाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपने उसके आबाई इलाके में जहाँ से वो वीड आई थी, वहाँ उसको एक इक्विलिब्रियम में, एक हद में रखा होता है। और इन्वेसिवनेस का एक ये भी वजह है कि किसी दूसरी जगह पे जब वो वीड या वो पौधा या वो कोई जानवर जाता है, वहाँ उसके दुश्मन नहीं होते, इसलिए उसको खुल खेलने का मौका मिलता है। तो ज़ाइगोग्रामा इधर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स उसके ऊपर किए, लेकिन वो चला नहीं। उसके इसकी हमारे सीज़न में इसने अडेप्टिबिलिटी कर ली थी हमारी इन्वायरमेंट में, पार्थेनियम ने, लेकिन ज़ाइगोग्रामा शायद नहीं कर पाया, तो उसके साथ इसकी कंपैटिबिलिटी नहीं थी। ये शायद बाद में इसकी, वो जैसे बता रहे थे हमारे दोस्त के, ये समर में आती है, तो वो थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम था कि उसके में ना वो उसको फ्लरिश नहीं होता है। फिर एक और वीवल लिस्ट्रोनोटस के नाम से, वो काफ़ी सारे मुल्कों में कामयाब चल रहा है, इवन उसमें अफ्रीका के कुछ मुल्कों में। तो वहाँ फिर कैबी ने इसको देखा, उसके ऊपर उनके माहिरीन गए और उन्होंने इस्लामाबाद में गवर्नमेंट के परमिशन से एक प्रोजेक्ट लिया, जिसमें कन्फाइनमेंट फैसिलिटी बनाई, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया। वहाँ को 4-5 साल एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, नो चॉइस टेस्ट, और उसको चॉइस टेस्ट के मुख्तलिफ पौधों को दे के, उसको किसी भी को ना दे के, क्योंकि क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल में वही जानदार या वही एनिमी या वही इंसेक्ट ज़्यादा कामयाब होता है जो मोनोफेगस हो। अगर पॉलीफेगस होगा तो वो आपकी दूसरी क्रॉप्स पे, दूसरे प्लांट्स पे भी वो जा सकता है। तो ये लिस्ट्रोनोटस जो था ये कामयाब उसमें हुआ। फिर 1.5 साल पहले फिर उन्होंने हमें कॉल की, इसमें डॉक्टर शक्कर साहब भी थे, मीन साहब भी, और पूरे पाकिस्तान से लोग गए थे। उन्होंने कहा जी हमने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं सारे, तो अब जो है अब हम आपसे इसकी परमिशन चाहते हैं कि हम इसको फील्ड में ले जाएं। हमारे प्रोटोकॉल्स पूरे हो चुके हैं, तो उस पर हम ना इसको इसे जामिया को खुशामदीद कहता हूँ मैं सबको।
वहाँ फिर उन्होंने कहा कि इस पे हम ना आप लोगों की परमिशन चाहते हैं। कुछ हमारे साइंटिस्ट थे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हम इसको फील्ड में ना छोड़ें अभी, लेकिन ख़ासतौर पर बलूचिस्तान वालों का ये था कि जी आपके पास तो है, क्रॉप्स हैं, आप उसको मैनेज कर लोगे फील्ड में, लेकिन हमारे पास ग्रेजिंग लैंड है, ग्रेजिंग लैंड हमारी तबाह हो चुकी है, तो हम अपने जानवरों को कहाँ लेके जाएंगे। तो वो खैर अब मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिए इसको, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स अपने पूरे कर लिए थे, गवर्नमेंट के जो प्रोटोकॉल्स थे, जो सर्टिफिकेशन थी वो पूरी हो चुकी थी। तो अब हमें भी वो कुछ दे के गए हैं, कुछ इंसेक्ट्स के आप इधर पे शुरू करें, और हम डॉक्टर शफकत साहब ने इसको कहा है कि इसको हम शुरू करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इसका हिस्सा है इस कैंपेन का, और हम उम्मीद करेंगे कि ये इससे अगर ठीक है, एक चीज़ जब डेवलप हो जाती है उसको हम पूरी तरह रेडिकेट तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी ना किसी हद तक उसको मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। तो यही मेरी चीज़ गुजारिश है। कोई सवाल हो, कोई बात हो? थैंक यू जी। पार्थेनियम पे आज का सेमिनार है जी, हमारे डॉक्टर साहब ने आना था लेकिन वो कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके, तो उनके बिहाफ पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जो टॉपिक है जी हमारा एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ क्या हैं इस हवाले से। अच्छा, इसमें सर हमने जब हमारी कैपेसिटी बिल्डअप हुई तो हमारा जो एक मेथड है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का कि हमारे जो फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें हमने तमाम एग्रीकल्चर ऑफिसर्स को टास्क दिया कि ये जो नॉक्सियस स्पीशीज़ है जो इन्वेड किया है जिसने हमारे इकोसिस्टम में, इसके हवाले से हमारे फार्मर्स को बताया जाए, और तमाम तर जो टेक्निकल बातें हमारे एक्सपर्ट्स ने बताई हैं, हमने कोशिश की है कि अपने फार्मर को इंतहाई आसान और सहल अंदाज में उन चीज़ों को पहुँचाएँ ताकि इस इशू को किसी तरह से कवर किया जाए। और जिस अंदाज से जिस तेज़ी से ये फैली है, मैं समझता हूँ कि ये हमारी अवेयरनेस का और आपकी तहकीक का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। अदरवाइज़ तो जिस तरह से इसके एलोकेमिकल इम्पैक्ट या एलोकेमिकल जो इफ़ेक्ट हैं आपने बताया है, तो ये मेरे ख्याल में ये वीड किसी भी खेत में हो जाए तो ये किसी भी क्रॉप को ना होने दिया जाए, क्योंकि इस वक्त जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं उनमें सबसे जो झाड़ी नुमा पौधा, बड़ा पौधा, तेज़ी से ग्रो करने वाला पौधा यही है। लेकिन इस वक्त अगर हम खेत में देखें तो ये हमारे पास ज़्यादातर रोड साइड्स पे और बैरन जगहों पे है। तो बहरहाल इसके लिए हमने मुख्तलिफ़ किस्म की फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं, हमने वीक बनाए हैं वीड इरेडिकेशन के लिए। नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी की सरबराही में भी हमने बहुत सारी कैंपेन लॉन्च की हैं वीड इरेडिकेशन में। उसमें हमारा ये भी एम्फेसिस था, हमने अर्बन में भी जाके कुछ एरियाज़ को हिट किए हैं। नो डाउट कि हमारे पास स्टाफ कम था, फिर भी हमने अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि ये बैरन जगहों पे है, अनअटेंडेंट जगहों पे है, तो वहाँ पे भी हमने थोड़ी सी मूवमेंट की है। फिर हमारे डीसी साहब डॉक्टर अंजुम अली भुट्टर साहब ने बहुत सारे टीवी और रेडियो पे भी बहुत सारी टॉक की, हमारे ऑफिसर्स की भी इवन टॉक्स हैं। और ये सारे टूल्स जो हम एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यूज़ करता है, हमने वो सारे टूल्स यूज़ किए हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें एकेडेमिया से आई है और रिसर्च से आई है। हमने कोशिश की है कि फार्मर तक इसको किसी तरह पहुँचाया जाए। ये कुछ इस तरह से हमने लोगों को बताया है पहले। तो अब इसमें चीज़ें ये हैं, ये कुछ लिटरेचर है जो ज़्यादातर ये कैबी ने ही डेवलप किया है और हमने इसी को ही थ्रो किया है, वही हमें इसको प्रिंट करा के देते थे और इसी लिटरेचर को मेनली हम देते थे। इसमें कुछ उनके साथ हमारी भी कोलैबोरेशन रही है। ये इंतहाई आसान और सादा ज़बान पे वही लिटरेचर है जो सारे हमारे माहिरीन ने अभी इन टेक्निकल बातें की हैं। ये लिटरेचर ज़्यादातर ये सारा लिटरेचर है, ये हमने देखा है, अपने फार्मर्स के साथ शेयर किया है। तो इसमें एक चीज़ मैंने देखी है कि जब हमें शुरू में ट्रेनिंग कराई गई तो बहुत सारा ये कहा जा रहा था कि ये एलर्जिक है और इससे बहुत सारी एलर्जी फैलती है। इसमें कोई शक नहीं है, इससे फैलती है, लेकिन चूंकि मैं फील्ड का बंदा हूँ, देखने में ये आया कि फार्मर तो इसको हाथ से उखाड़ रहा होता है। बेशक हम उसको समझाते हैं, लेकिन वो जो जितना हम एलर्जी और वो सारी चीज़ें कह रहे हैं ना, इतनी वो आवाज़ नहीं आ रही फील्ड से। अभी देखें मेज़ के अंदर वो नया कीड़ा आया, उससे एलर्जी की आवाज़ें आप तक भी पहुँची है, हम तक भी पहुँची है, लेकिन ये 2016-17 से आ रही है और लोग इसको अभी एज ए घास में भी लेके जा रहे होते हैं, बच्चे भी इसको खाड़ रहे होते हैं। तो इससे इतनी ज़्यादा कहीं हमें रिपोर्टेड एलर्जी वाला सीन है नहीं, या तो हमारे लोग रेजिस्टेंट हैं इसके अगेंस्ट, या बहरहाल जी ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम कैरी कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये थे आलमगीर साहब, एग्रीकल्चर ऑफिसर महकमा
दूसरे हज़रात को की नुमाइंदगी कर रहे थे। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए रईस जामिया प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली तब्बा इम्तियाज़ से मुंतज़िर। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आगाही देना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस आगाही को डेमोस्ट्रेट करना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। पार्थेनियम का बड़े यूनिवर्सिटी से शोर पड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता ये है कि ये लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट करने तक और सेमिनार करने तक महत्व। मेरी आदत है कि मैं सबसे पहले अपनी सोल सर्चिंग करता हूँ, अपने घर को देखता हूँ। मेरे घर में 3 PhD हैं वीड साइंस के। इस यूनिवर्सिटी में 3 PhDs जिन्होंने वीड साइंस पे PhD की। मैं उस घर में बैठा हूँ जहाँ हमने BS वीड साइंस का प्रोग्राम भी अप्रूव कराया और MS का भी अप्रूव कराया। लेकिन जब मैं अपने घर में चलता हूँ तो मुझे बेतहाशा वीड्स खड़ी हुई मिलती। ये क्वेश्चन मेरे ऊपर, और ये मैं अपनी टीम को भी चैलेंज करता हूँ, दे आर वेरी गुड, बाकी दुनिया से बड़े अच्छे, लेकिन हमने क्या लेसन लेके जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीड्स में अगर बात करो ना, वीड साइंस डिफरेंट होती है। हबीब साहब यहाँ पे मौजूद हैं। हमें वीड के अंदर एक नंबर थ्रो किया जाता है कि जी 40% तक वीड्स हमारी यील्ड को रिड्यूस कर देती है। 40%। अगर हम अपनी उस 40 में से 10% को बचा पा लेना, भाई नौथरेडी की मैं बात कर रहा हूं, हमारी भूख दूर हो जाए। सो वीड्स एक बड़ा चैलेंज रहा, लेकिन ये कैसे एड्रेस हुआ, जिसको हम वीड साइंस में केटर नहीं कर रहे। मॉन्सेंटो के पास एक प्रोडक्ट थी जिसका नाम है राउंडअप रेडी। राउंडअप रेडी का ये है कि जी वो इनवेरिएबली सब वीड्स को किल कर देती। इज दैट राइट? ठीक है जी। उन्होंने अपनी दवाई बेचने के लिए उन्होंने कहा कि जब क्रॉप हो जाती है और फिर उन वीड्स को कैसे एड्रेस किया जाए, देन दे स्टार्टेड बायोटेक्नोलॉजी, और उन्होंने जो है ना हर्बिसाइड रेजिस्टेंस के RR और फ्लैक्स और ये वो जीन डाले कि जी वो क्रॉप नहीं मरती, वीड्स मर जाती। और मैं बड़ा श्योर हूँ सर, अगर वो दवाई ना होती, वो कंट्रोल ना होता, तो आज वीड्स होती, खाने के लिए दाने ना होते, जितने हम नकबे हो गए। वो जो ज़माना था ना कि जब मैनुअल कंट्रोल कर रहे थे, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये सारी चीज़ें ने इम्पैक्ट कोई नहीं क्रिएट किया, इम्पैक्ट वहीं से आया। तो हमें भी टेक्नोलॉजी को ज़रूर केटरफार करना चाहिए। तीसरी बात ये कि ये जो मेरा घर है जिसकी मैं बात करता हूँ और इनको मैं चैलेंज करता रहता हूँ, बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, मेहनती भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन ये एक सेंस होती है जो होनी चाहिए। हम जिम्मेदार के बच्चे हैं, हमने ज़राअत पढ़ी है, फील्ड से गुजर रहे हो, बगैर जो देखते हो ना कॉन्शियस एफर्ट करना, एक अनकॉन्शियस एफर्ट होती है। जहाँ वीड देखते हैं बाकी सारे काम छोड़ के उसको वीड को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डाई डाउन हो रही है। हमारे सामने यही कैंपस के ऊपर कल मैं देख रहा था भकड़ा जिसके ऊपर सीड लगे हुए हैं, और मेरे पास 3 PhD वीड्स के, तो मुझे सोचना चाहिए ना सर कि यार इतने तो करो कि यार ये सीजन आ रहा है सीडिंग का, और ये सबको क्लियर है कि इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं इमीडिएटली। ये भकड़े का सीजन आया, स्टूडेंट्स इनके पास हैं जिसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं, साथ लेके ये उनको चल सकते हैं। लेकिन बात ये है, दोबारा मैं वापस आता हूँ, शायद कसूर इनका नहीं है, क्योंकि हम उस जनरेशन में से आ गए हैं जिन्होंने फील्ड में हाथ से काम करने वाला या गर्मी में काम करने वाली रेजिस्टेंस नहीं, और हमें वही इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा। सो उसमें अगर ये कोई कंपेन चली है, और तुम देखो एक बेसिक क्वेश्चन, मैं चूँकि ब्रीडर हूँ और हमें सबको भाई एग्रोनॉमिस्ट को भी पता है कि जी अगर वीड्स को ख़त्म करना है तो उसके सीड को ख़त्म करना पड़ेगा, और कोई तरीका कारक बताओ, या फिर स्प्रे करेंगे, और तो कोई तरीका नहीं सर। जब उस पर सीड लगते हैं मैं कॉल करता हूँ गफ़ार को कि यार गफ़ार वहाँ इट सिट बड़ी चढ़ी हुई है, उस पर सीड आ रहा है तो तू कुछ कर।
हमने फार्म मैनेजर भी हमारे पास मौजूद है, असिस्टेंट डायरेक्टर फार्म भी है, डायरेक्टर फार्म भी हैं, 3 PhDs हैं। हमें इस पर हमें एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं ना आती और उसको हम उस ब्लेस्ड पोजीशन में बैठे हैं कि हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग आवाज़ है वो आवाज़ इस तरह कि हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो मैसेज लेके बाहर निकलते हैं। एक्सटेंशन डिपार्टमेंट भी है, बिल्कुल अंजुम पुटर ने बड़ा मैंने 4-5-6 साल से जब से ये आई है वो शो डर रहा है कि इसको ख़त्म करो वरना हमें अदाब आ जाएगा। सो हम मल्टीपल सॉल्यूशंस ज़रूर लें, लेकिन करें, सिर्फ तकरीरों से बात चलनी नहीं है और इनोवेशंस को बीच में इंटीग्रेट करना पड़ेगा वरना नहीं चलेगा। तो हम वो जो वीर साइंस की डिग्रियां भी कर रहे हैं ना, उसको फॉर गॉड से हमें उस अंदाज में लेके आना पड़ेगा। एक तो वो उस टेक्नोलॉजी को भी साथ लेके आए हैं और फिर जो है, और मैं सच्ची बात, अगर हम अपने स्टूडेंट्स से एक सीजन बना लें कोई और मैं कहीं और जाना नहीं चाहता, ये एक हमारा एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है जी। एक मेरे पास जलालपुर फार्म, हम ये वीड साइंसदान सिर्फ एक काम करें कि उनका ब्रीडिंग सीजन, सीड प्रोडक्शन से पहले, फ्लावरिंग के वक्त, ये अपने स्टूडेंट्स को फील्ड में एक हफ्ते के लिए कैंपेन कर लिया कि जनाब हर बंदे ने फील्ड में जाना है और वो खुद साथ जाएंगे। जब उस्ताद नहीं जाएगा, वो किसी AC वाले कमरे में बैठेगा तो फिर शागिर्द काम नहीं करेगा। हम वो जाके कैंपेन शुरू कर दें, ये सेमिनारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम लोगों को दिखाया करेंगे देखो जनाब हमारा तो कैंपस फीड फ्री है। या हमने एक बायोलॉजिकल बैलेंस, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ उनकी बात से कि कुछ चीज़ें जो हैं हमारी उसमें एक मेरा ये ख्याल है, मैं गलत हो सकता हूँ, शफकत मुझे चैलेंज कर सकता है, एंटोमोलॉजिस्ट मुझे चैलेंज कर सकते हैं, हबीब साहब कर सकते हैं, इन्वेसिव वीड जो है ना वो हमारे जो है ना जो बायोलॉजिकल बैलेंस जिसको कहना चाहिए, एक इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए जो चीज़ें हैं ना, या फ्रेंडली इंसेक्ट को हार्बर करने के लिए जो है ना वो उसके लिए ठीक नहीं है। सो हमें एक इन्वेसिव ब्रीड के लिए एक पॉलिसी बनाएं, एरेडिकेशन, और वो जो हमारी इंडिजिनस जो अपनी ब्रीड्स हैं उसका एक बैलेंस हमें रखना पड़ेगा ताकि हम इंसेक्ट्स को जो है स्पेस दें फ्रेंडली कीड़ों को ताकि वो पास हो। सो आज का तो लेसन यही है, वो तबलीगी जमात वाले कहते हैं कि ना इरादा तो करो, आज इरादा तो करते हैं कि यार लेट्स डू दिस, कोई चीज़ का हम एक डेमोस्ट्रेटिव चीज़ तो बनाते हैं। अगर मेरे कैंपस के ऊपर खाड़े पैड़े हों, पानी ठीक ना लग रहा हो, क्लाइमेट की हम एडवाइजरी दे रहे हो, उस दिन खुद भी पानी लगा रहे हों, अगर वीड्स गोडे गोडे चढ़ी खड़ी हों, हमारा जो हार्टिकल्चर के प्लांट है वो बजाय मेंटेन होने के कनॉपी को इधर बढ़ रहा कोई इधर बढ़ रहा, मेरी तकरीर में असर नहीं होगा। मेरी तकरीर में असर उस दिन आएगा, आपकी तकरीर में भी असर उस दिन आएगा। वो कहते हैं जनाब जाके देख लो, हमारी तकरीर में असर है। लोग हमसे पूछते हैं, हम कहते हैं जनाब वो देखो जनाब जलालपुर 500 एकड़ आबाद कर दिया, देखते नहीं लोग जाकर, क्यों? क्योंकि वो हो गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इसी तरह करके जब बीट्स की लोगों को नजर आना चाहिए कि यार ये प्लेन वाकई यार बेटर इन ए गुड बैलेंस, जिसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल वाले भी टीम है हमारे पास, तो ये एक ब्लेसिंग है सर। ये यूनिवर्सिटियाँ जो है ना, ज़रूरी यूनिवर्सिटियाँ, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे डिसिप्लिन मौजूद है और हर एक का एंगल है। मसलन एंटोमोलॉजिस्ट का आपने एंगल देखा, बिल्कुल ठीक है ये बात, बायोटेक्नोलॉजिस्ट का एक एंगल होगा वो भी ठीक है, तो इन सब का एक कम्बिनेशन क्रिएट करके, लेकिन एंड ऑफ द डे जो इसको एक बैलेंस में रखना या डेमोन्स्ट्रेट करना या एग्जाम्पलरी जो सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट दे देना कि ना लुक दिस इज द प्लेस, तो हमें अपने घर से इसका इब्तदा करनी चाहिए, अपने स्टूडेंट्स को लगाएं और इसका फिर एक हैबिट डेवलप हो। मैं अपनी बात में किसी और की बात ही नहीं कर रहा, मुझे पता नहीं जाते कभी नोटिस कर लेना कि मैं कपास के खेत में फिर रहा हूँ तो वीड नज़र आएगी, तो मैं कपास को छोड़ के वीड के पीछे पड़ जाता हूँ कि यार इन्हें पढ़ो, चाहे अब जोर मेरे में कम हो गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन वो एक हैबिट है। ये हमें अपनी, और इसको कहते हैं जो हमारी है ना प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन। मैं ज़राअत पढ़ा हूँ ना, तो मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं रिसर्च में हूँ, मैं कहीं हूँ, मेरे ज़िम्मे है ये,
मेरी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है कि मैंने प्लांट ब्रीडिंग पढ़नी है, तो जो मैंने जहाँ होगा मैंने पूछना है इसका सीड कहाँ प्रोड्यूस होता है। ये मेरी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है, मेरी हैबिट है। मैं जाते जाते कहीं कोई फ्लावर लगा तो मैं देखने की कोशिश करता हूँ ये सेल्फ पोलिनेटेड है क्रॉस पोलिनेटेड है, इसका फ्लावर कहाँ लगा हुआ यार, सीड कैसे प्रोड्यूस होता है। ये मेरी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि मैंने इसी तरह लाइक वाइज वीड साइंस देने की भी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है कि उसके हर एंगल को देखें, उस बायोलॉजिकल बैलेंस को भी जरूर वो नोटिस करें। यही दिस इज व्हाट इज वीड साइंस इन माय ओपिनियन। वीड साइंस यही नहीं कि हमने डिग्री देख ली, हमने दोबारा से मैरिज करना, खास तौर पे MSc हमने कहा कि हमारे पास बंदे 2 आ गए हैं, लेकिन बंदे तो पुत्र जिनको जो ठीक ट्रेंड होकर निकल जाए, जिनका ये पैशन बन जाए कि जनाब ये ऐसी डिग्रियाँ देना ठीक नहीं है, वो तो बड़ी दुनिया दे रही देती रहे, लेकिन हमारे जिस बंदे के पास डिग्री हो ना, लोग उसकी तरफ देखें कि हाँ ये डिग्री है और उसके पास इल्म भी है और उसके पास अमल भी है। देखें आप जो एग्रेरियन है सर की बातों से मुझे बड़ा मज़ा आया, इनकी बात वाकई ट्रू हार्ट को लगने वाली है। अगर आप एक चीज़ को इन्वेसिव कह रहे हैं और आपको ये पता ही नहीं ये क्रॉस पोलिनेटेड है कि ओपन पोलिनेटेड है कि सेल्फ पोलिनेटेड है, इन्वेसिव का मतलब याद रखें, इन्वेसिव का मतलब ये है उसके पास सहूलतें बहुत सारी हैं। अब इसका मैं सर आंसर दे दूं, ये ओपन पोलिनेटेड है, ये सेल्फ कंपैटिबल भी है, ये सेल्फ पोलिनेशन भी करता है, ये क्रॉस पोलिनेशन भी करता है, यही वजह कि ये इन्वेसिव है। और 800 फ्लावर एक पौधे के ऊपर इसके लग रहे हैं। 2 तरह के फ्लावर हैं, डिस्क शेप हैं और रे शेप हैं। जो रे शेप हैं वो फीमेल हैं, जो डिस्क शेप हैं वो मेल हैं। फिर इसका सीड इतना वायबल है कि इसको हल्की सी मॉइस्चर मिल जाए उसी वक्त ये उगाता है। और इन्वेसिव के लिए ख़ास करैक्टर्स और स्टैंडर्ड इंटरनेशनली क्रिएट किए जाते हैं, उसी वजह से वो इन्वेसिव। और इसका सीड का भी देखें, जैसे कुछ सीड साल बाद 2 साल बाद डेड हो जाते हैं, ये वैसे डेड नहीं होगा, ये आपका 30 साल तक ये सीड पड़ा रहता है। यही वजह है कि ये इन्वेसिव है और ख़तरनाक है। आपको इसकी जो है पोलिनेशन होने से पहले, इसके सीड बन जाने से पहले ही इसको आपने रिमूव करना है। और एज ए कम्युनिटी ही आप इसके साथ लड़ सकते हैं। कोई एक साइंटिस्ट या यूनिवर्सिटी का प्रोफेशनल अवेयरनेस करके नहीं कर सकता, आपको एज ए कम्युनिटी चलना होगा और इसकी अवेयरनेस फार्मर्स तक लेके आनी होगी। और आपको इतनी मोहब्बत होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक अगर पौधा है वो सेल्फ पोलिनेशन कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, उसकी हैबिट क्या है, उसकी फिनोलॉजी क्या है। अदरवाइज तो आप एज ए फार्मर भी ले मैन लगा रहता है जी, एक नवी बूटी आ गई है, गंदी बूटी है, ही में दी है जी सर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर। भाई से जावेद साहब आपका, आपके वर्ड्स हमारे लिए पैसे रहनुमाई हैं। उसी सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे भी हम आगाही लेते रहेंगे। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं डीन कुलिया ज़राअत प्रोफेसर डॉक्टर शफकत सईद साहब से मुल्तमस हूँ कि वो तशरीफ लाएँ और नोट ऑफ थैंक्स प्लीज। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने जो सेंसिटाइज किया है आपके इस ऑडियंस को, हमारी फैकल्टी को। तो मैं इंशाल्लाह यकीन दिलाता हूँ कि हम इसको इस यूनिवर्सिटी से इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता बाहर भी ऐसे हम फैलेंगे। दूसरा सर, यहाँ पे पूरे साउथ पंजाब की रिप्रेजेंटेशन बैठी है, पूरे रिसर्च इंस्टीट्यूट जितने भी हैं उनके सारे जो है यहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये ओन करते हैं इस प्रोग्राम को कि हम इसको करेंगे। दूसरा इसको सर हम जिस तरह बायोलॉजिकल कंट्रोल का कहा उसमें भी हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, क्योंकि लेटेस्ट स्टार्ट किया है, उसको हम आगे फैलाने लगे हैं। साथ ही इसका कंपोस्ट भी हम अपने एक्सपेरिमेंट किया था, बड़ा अच्छा कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जो है ना इसका बहुत अच्छा बनता है। तो ये भी ऑलरेडी हम इसका एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और इसको जो है ना आगे लेके चल रहे हैं। तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट का, डॉक्टर एसोसिएशन, फ्लोरिकल्चर के ऑफिसर साहबान, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट और बाकी जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं हमारे पास ऑफिसर्स आए हैं, उन तमाम लोगों का, खासतौर पर हबीब साहब का, इन्होंने आज टाइम निकाला और मुबारकबाद पेश करता हूँ। इग्रानोमी डिपार्टमेंट को उन्होंने अवेयरनेस का एक सिस्टम चलाया जिससे हम इंशाल्लाह एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है थोड़ी सी मैं वो बताना चाहता हूँ कि जब हम इसको काटते हैं ना सर, जो हमें मालियों को ट्रेन करना चाहिए। माली क्या करते हैं कि इसको ज़मीन से ऊपर से ऐसे काट देते हैं, फिर वहीं से फिर और निकल आते हैं। तो इसको जड़ से निकालना, अपरूट करना चाहिए, तो फिर जाके जो है ना ये इसका प्रॉपर कंट्रोल होगा। तो हमें उनको भी ट्रेन करना चाहिए ताकि
जो लोग असल में काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर, ताकि उनको एहसास हो कि हमें दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। तो जब एक दफ़ा ऊपर से कटता है तो वो बड़ा फ्लश ग्रोथ करता है, बड़ा बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट जनरेशन जो उसकी है वो होती है, वो बड़ी इस तरह से होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। सर थैंक यू सर, थैंक यू फॉर, बहुत शुक्रिया।